हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और मैं आज आपके साथ क्लास 10th एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूनिट 4 फैक्ट्रीज कम अप की वीडियो बनाऊंगी। बेटा, आज हम इस यूनिट में ये पढ़ेंगे कि इंडियाज में फैक्ट्रीज जब आई हैं तो क्या इफेक्ट हुआ हमारी इकोनॉमी पे या सोसाइटी पे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस को देखें तो अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्रीज कम अप। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854। कहते हैं हमारे इंडिया में जो सबसे पहली इंडस्ट्री आई थी वो कहाँ आई थी? बॉम्बे में आई थी। और कौन सी इंडस्ट्री थी? कॉटन इंडस्ट्री थी। और कब आई थी? 1854। बेटा, इस स्लाइड में मैं जो ईयर्स बताऊंगी आप उसको प्लीज लर्न करिए। 1 मार्कर क्वेश्चन में ये आ सकता है। Around the same time, jute mills came up in Bengal, and the first being set up in 1855 and another one 7 years later in 1862। कहते हैं इसी टाइम सेम टाइमिंग अगर हम बात करें तो जूट इंडस्ट्री भी बंगाल में आ चुकी थी। अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में आई थी 1854। 1 ईयर के बाद ही जूट मिल भी बंगाल में ओपन हो गई और उसके 7 ईयर्स के बाद 1862 में सेकेंड इंडस्ट्री बंगाल में आई। In North India, the Elgin Mill was started in Kanpur in the 1860s, and a year later, the first cotton mill of Ahmedabad was set up। कहते नॉर्थ इंडिया में एल्गन मिल, ये भी एक तरह की बेटा कॉटन इंडस्ट्री थी। मैंने आपको फोटो दिखाई हुई है इस मिल की। ये कानपुर में सेट की थी 1860s में। और एक साल के बाद कॉटन मिल इंडस्ट्री अहमदाबाद में भी सेट कर दी गई। By 1874, the first spinning and weaving mill of मद्रास began production। कहते हैं 1874 में, आपको याद होगा मैंने स्पिनिंग जेनिंग वाला टॉपिक पढ़ाया था, उनकी भी एक इंडस्ट्री जो है वो मद्रास में शुरू करती है अपनी प्रोडक्शन। Who set up the industries? Where did the capital come from? And who came to work in the mills? अब इस यूनिट में हमने 3 टॉपिक्स को सॉल्व करना है। इंडस्ट्रीज किसने सेटअप की इंडिया में, और उसके लिए कैपिटल कहाँ से आया, कैपिटल मींस मनी कहाँ से आई, और इन मिल्स में काम कौन कौन कर रहा था। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक क्लियर करेंगे कि हु सेटअप द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज किसने बनाई? द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मींस जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस ओपन करते हैं, इंडस्ट्रीज के हम एक तरह से मालिक कह सकते हैं, वो कौन थे? इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन डिफरेंट रीजन्स बाय वेरिंग सॉर्ट्स ऑफ पीपल। कहते हैं इंडस्ट्रीज बहुत जगह अलग अलग जगहों पे खुली और अलग अलग तरह के लोगों ने भी खोली। वेरियन सॉर्ट्स, ये नहीं कि एक जैसे के लोगों से खुली थी। द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना। अगर हम देखें कि ये कौन से लोग थे बिजनेस ग्रुप्स, ये वो लोग थे जिन्होंने कभी हिस्ट्री में चाइना के साथ ट्रेड किया था। तो क्या थी हिस्ट्री इनकी? The British in India began exporting opium to China and took tea from China to England। अब आपको याद होगा कि हमने कुछ वो पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। तो ब्रिटिश क्या करता था उस टाइम? इंडिया से ओपियम, ओपियम मीन्स अफीम, चाइना में एक्सपोर्ट करता था और बदले में चाइना से इंग्लैंड के तो टी पहुंचाता था। सो मेनी इंडियंस बिकम जूनियर प्लेयर्स इन दिस ट्रेड। हमारे इंडियंस क्या कर रहे थे, जो बिजनेस ग्रुप्स जो आगे जाके एक बड़े इंडस्ट्रीज बनने वाले थे, वो इस गेम प्लान में एक जूनियर प्लेयर की तरह रोल कर रहे थे। प्रोवाइडिंग फाइनेंस, प्रोक्योरिंग सप्लाईज एंड शिपिंग कंसाइनमेंट। इनका क्या काम था? फाइनेंस देना, लोगों को पैसा देना, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सप्लाई पहुंचाना और शिपिंग कंसाइनमेंट की हम लोग यहाँ से चाइना तक या इंडिया से इंग्लैंड तक आपका सामान पहुंचा दिया करेंगे। एज ए जूनियर प्लेयर उनको देखते होते थे, गेम प्लानिंग उनकी। In Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune in the China trade before he turned to industrial investment, setting 6 joint stock companies in 1830s and 1840s। मैंने द्वारकानाथ जी की फोटो लगाई हुई है। कहते बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर जो थे, उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रीज को सेट किया था बंगाल में। और उसके साथ साथ ही हम कहेंगे तो उन्होंने 6 जॉइंट कंपनीज खोल दी थी। वो क्या थे? हम उन्होंने ये पैसा कहाँ से लिया होगा, ये फॉर्च्यून, ये तरकीबें, ये स्टाइल कहाँ से सीखा? जब वो चाइना के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एज ए जूनियर प्लेयर ट्रेडिंग करना सीख रहे थे। ठीक है बेटा। In Bombay, Parsis like Dinshaw, Pettit, and Jamshedji Nusarwanji Tata was who built huge industrial empire in India, accumulated their initial wealth partly from exports to China and partly from raw cotton shipments to England। कहते अब ये भी जो थे, दिनशाह पेटेट पारसीज थे, जो जमशेदजी नूसरवानजी टाटा जी थे, ये भी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर रहे। अब इन्होंने कहाँ से वेल्थ ली थी? जब वो चाइना में एक्सपोर्ट करते होंगे, उसमें जो बीच का कमीशन होगा उसके तरह, या रॉ कॉटन इंग्लैंड को भेजना। याद था ना आपको कि
जब अमेरिका और ब्रिटेन की वॉर शुरू हो गई थी, सिविल वॉर, तो ब्रिटेन इंडिया से लेने लग गया था। तो ये रॉ कॉटन यही लोग जो थे वो इंग्लैंड तक शिप कंसाइनमेंट के थ्रू पहुँचाते होते थे। Seth Hukamchand, a Marwari business who set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1917, also traded with China. कहते जो सेठ हुकमचंद थे, मैंने उनकी भी पिक लगा दी है बेटा, ये एक मारवाड़ी बिजनेस थे। इन्होंने जो सबसे पहली जूट मिल खोली थी कलकत्ता में, इन्होंने भी किस तरह खोली थी, इंडिया के साथ ट्रेड करके जो उसका कमीशन या उसका प्रॉफिट जो था उसकी वजह से इनकी इंडस्ट्रीज ओपन हुई थी। तो ये थे हमारे बिजनेसमैन कि हु सेट अप द बिजनेस। अब आता है कैपिटल कहाँ से आया था, जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बोला। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स। कहते कैपिटल जो पैसा था वो और किसी जगहों से भी ट्रेड करके आ रहा था। Some merchants from Madras traded with Burma, while others had link with the Middle East and East Africa. अब जो कुछ ट्रेडर्स थे या कुछ मर्चेंट्स थे, वो कैसे पैसा लेते थे, बर्मा में कुछ एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, या फाइनेंस मिडल ईस्ट या ईस्ट अफ्रीका की कंट्री को एक्सपोर्ट करना किसी सामान को देने से वो कैपिटल यहाँ से एक्यूमुलेट कर रहे थे। They were yet other commercial groups, but they were not directly involved in external trade. कहते हैं ये एक तरह के अलग कमर्शियल ग्रुप्स थे, एक्सटर्नल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हम इनको कहेंगे, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। वो बाहर नहीं ट्रेड करते थे एक्सटर्नली, दे आर नॉट दैट टाइप ऑफ कमर्शियल ग्रुप्स, बट यस कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेशन जो थी कैपिटल कमाने की, वो ये लोग सब कर रहे थे। ठीक है, मतलब एक तरह से बिजनेस ग्रुप्स तो थे, बट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे बाहर, क्योंकि डायरेक्टली तो क्या था, ब्रिटिशर्स हमारे बीच में आ चुके थे, वो लोग करते थे डायरेक्टली एक्सटर्नल ट्रेड। दे ऑपरेटेड विद इन द इंडिया, ये ऑपरेट सिर्फ इंडिया के अंदर करते थे। दे कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग मनी, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज, फाइनेंसिंग ट्रेडर्स। व्हेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज ओपन अप, मेनी ऑफ देम सेट अप द फैक्ट्रीज। ये लोग क्या करते थे, इंडिया के अंदर ही इंटरनली अपना ट्रेड कर रहे हैं, मनी बैंकिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं फंड्स। ठीक है, और जब इनको अपॉर्चुनिटीज मिली इंडस्ट्री ओपन करने के लिए, तो बहुत से लोगों ने फैक्ट्रीज ओपन कर ली। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको कैपिटल वाला पार्ट और हु सेट अप द इंडस्ट्रीज क्लियर हुई होंगी। एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटन, कहते जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर बिल्कुल टाइट कर दिया, द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। अब ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे या मर्चेंट्स थे, इनका काम में कुछ हम कहेंगे रुकावटें आ गई, क्योंकि अब पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऊपर अपना करना शुरू कर दिया था। They were barred from trading with Europe in manufactured goods and had to export mostly raw materials and food grains, raw cotton, opium, wheat, indigo required by the British. They were also gradually edged out of the shipping business. अब क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि आप लोग सिर्फ एक्सपोर्ट करोगे रॉ मटेरियल को, वो भी सिर्फ यूरोप को करोगे और किसी कंट्री को नहीं करोगे। इन चीजों को बता दिया उन्होंने। प्लस आपको शिपिंग कंसाइनमेंट भी आपसे ले लिया करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको हिंट लग गया होगा कि ये लोग कुछ कमीशन कमा रहे हैं, तो उनसे शिपिंग कंसाइनमेंट का काम भी वापस लेना शुरू कर दिया। Till the First World War, European managing agencies in fact controlled a large sector of Indian industries. Three of the biggest one was Bird Heinz Corporation, Enron Yule, Jardine Skinners and Corporation. कहते जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर नहीं हुई थी, ये तीन ऐसी मेन एजेंसीज थी जिनका पूरा पूरा इंडियन इंडस्ट्रीज में हम कह सकते हैं कंट्रोल हुआ करता था। आपको इन तीनों के नाम पता होने चाहिए बेटा। और अगर मैं कहूँ जो बिरला कंपनीज है आज भी, उन्होंने कहीं ना कहीं किससे ट्रेनिंग, या हम कह देंगे जिसके जूनियर प्लेयर्स रहे थे, वो बर्ड हायर्स कॉर्पोरेशंस के रहे थे। ठीक है बेटा, these agencies mobilized capital, set up joint stock companies and manage them. अब ये एजेंसीज क्या करती थी, किस तरह पैसा लगेगा, कैसे कैपिटल, जो कैपिटल रिलेटेड मनी रिलेटेड चीजें होती थी, किन के साथ हमने जॉइंट कंपनीज को ओपन करना है और उनको कैसे मैनेज करना है, ये तीन एजेंसीज यूरोपियन एजेंसीज डिसाइड करती थी जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी। In most intense days, Indian finances provided the capital while the European agencies made all investments and business decisions. अब आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, क्या करते थे जूनियर प्लेयर्स, ये उनको फाइनेंस करते थे, मनी प्रोवाइड करते थे, और जितने भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस है या बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस है, वो यूरोपियन एजेंसीज ही लेती थी। The European merchant industries had their own chamber of commerce, which Indian members, businessmen were not allowed to join. कहते हैं इनका एक ग्रुप बना होता था, एक इनकी इनकी कमेटी या टीम हुआ करती थी, जिसमें इंडियन मर्चेंट्स या इंडियन ट्रेडर्स या इंडियन बिजनेस को कोई अलाउ नहीं किया जाता था कि आप एंटर होइए। बस उनको ये होता था कि आप पैसे दे दीजिए, बाकी सारे डिसीजन यूरोपियन एजेंसीज लेंगी। ठीक है बेटा, अब आप लोगों का लास्ट पार्ट रहता है जो इस यूनिट का है, कि हमें पता लगे इंडस्ट्रीज किसने खोली, कैपिटल कैसे आ रहा था, बट काम करने वाले कहाँ से आ रहे थे, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं तो ऑब्वियसली मुझे लेबर भी चाहिए, तो वो कहाँ से आ रही थी, फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स।
अगर आपने फैक्ट्रीज खोली हैं तो ऑब्वियसली आपको वर्कर्स चाहिए और विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज्ड। कहते हैं जैसे-जैसे फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, डिमांड भी बढ़ रही थी वर्कर्स की। In 1901 there were 5,84,000 workers in Indian factories और 1946 आते-आते ये कहीं 2 मैं अगर बात करूँ तो 2 मिलियंस तक ये लोग पहुँच चुके थे। मतलब फैक्ट्रीज़ बढ़ रही थी, फैक्ट्रीज़ बढ़ने से क्या हुआ वर्कर्स बढ़ रहे हैं, वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है। तो हम देखते हैं जैसे-जैसे फैक्ट्रीज़ बनती जा रही थी, मल्टीप्लाइड हो रही थी, वर्कर्स की डिमांड भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। बट ये लोग आ कहाँ से रहे थे? क्वेश्चन तो हमारा अभी भी वही है। इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स कमिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड। कहते हैं जहां पर ज्यादातर इंडस्ट्रीज खुलती थी उनके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ही वर्कर्स आ जाया करते थे, आसपास की लोकेशन से ही आ जाया करते थे। Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial center in search of the work. अब जो peasants होते थे, जो artisans होते थे, जिन्हें विलेज में कोई काम नहीं मिलता था, वो क्या करते थे? वो सिटीज में या इंडस्ट्रियल रीजन में जाके काम ढूंढते थे। Most often, mill workers moved between the village and the cities, returning to the village home during harvest and festivals. कहते हैं जितने भी मिल वर्कर्स होते थे, जो ये वर्कर्स होते थे, जो यहाँ काम करते थे, ये ज्यादातर अपना ऐसा रखते थे कि इंडस्ट्रियल रीजन जो है इनका और उनके घर से ज्यादा दूरी पे ना हो। क्यों? क्योंकि जब हार्वेस्ट का टाइम होगा, क्योंकि वो एक तरह से वो पीजेंट्स और आर्टिशंस थे। जब उनके घर में काम पड़ेगा, चाहे वो कल्टीवेशन का हो, चाहे वीविंग का हो, वो दोबारा जाके उसको काम कर लें और जब वो फ्री हो जाए वहां से, तो वो यहाँ इंडस्ट्रीज में आके काम कर सके, इजीली लोकेशन में वो ढूंढते थे। Over the time, as news of employment spread, workers travel great distance in the hope of work in the mills. और कहते हैं जैसी खबर फैली कि हाँ इंडस्ट्रीज में और लेबर की जरूरत है, तो वैसे ही हम देखेंगे कि वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ गई और वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उन्होंने आना शुरू भी कर दिया। Getting job was very always difficult, even when mills multiplied and the demand for worker increased. मैंने आपको ये बताया फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है, बट जॉब कैसे मिलेगी? क्योंकि आपको याद होगा कि ब्रिटेन में तो क्या था जिनके रिलेशनशिप्स उनको उनको जॉब मिलेगी। तो इंडिया में क्या था? कहते नो डाउट फैक्ट्रीज बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, बट अभी भी जॉब्स लेना बहुत मुश्किल का काम हो गया। क्यों? द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल। कहते हैं जितने लोगों को जरूरत थी काम करने की उससे ज्यादा मतलब काम करने वाले ज्यादा थे और उनके लिए काम जो था उनके लिए जो फैक्ट्रीज में काम था वो कम पड़ रहा था। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा थी काम करने की, बट उतनी फैक्ट्रीज नहीं थी। आई थिंक एंट्री इनटू द मिल्स वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। अगर काम था तो उनकी एंट्री नहीं थी अलाउ उन्हें। तो अब क्या हो रहा था? इंडस्ट्रीज यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूटमेंट्स। अब जॉबर क्या? ये अंकल है। अब ये जॉबर क्या थे? इंडस्ट्रीज ने एक मैन को अपने अंडर रख लिया, उनको रिक्रूट करवा लिया, उनको नौकरी दे दी कि हम आपको काम क्या देंगे। वेरी ऑफन द जॉबर वॉज ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। अब ये जो जॉबर होगा वो इंडस्ट्री का सबसे पुराना और सबसे ट्रस्ट वर्दी पर्सन होगा। He got people from his village, ensured them jobs, helped them settle in the city, and provided them money in times of crisis. इनको क्या काम दिया जाता था कि आप लोगों को ढूंढ के लाओ, आप वर्कर्स को ढूंढ के लाओ इंडस्ट्रीज के लिए, बट हम आपके भरोसे पे उन लोगों को रखेंगे। इट मीन्स अगर आप कोई आदमी लेकर आ रहे हैं तो आप गारंटी देंगे कि उस आदमी से कभी गलती नहीं होगी। अब ये क्या करते थे? ये विलेज में जाते थे, उनको इंश्योर करवाते थे कि हाँ मैं तुम्हें सिटीज में जाके नौकरी दिलवाऊंगा, वहां तुम्हें प्रॉपर सेटलमेंट दिलवाऊंगा और जब भी तुम्हें वहां जाके मुश्किल होगी तो मैं तुम्हारी मदद भी जरूर करूंगा। The jobber therefore become a person with some authority and power. Obviously अब इतनी बड़ी पावर मिली है, तो आप ये इमेजिन करिए कि उसको कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ तो अथॉरिटी या पावर दी होगी। He began demanding money and gifts for his favor and controlling the lives of the worker. अब वो क्या करते थे? अगर आपको नौकरी मिलनी है, चाहे वो ब्रिटिशर्स की बात हो, चाहे इंडियन से हो, तो वो उनसे डिमांड करते थे ब्रिटिशर से भी कि ठीक है मैं आपको अच्छे वर्कर्स ला के दूंगा, आप मुझे क्या दोगे बदले में? यही वो लोग इंडियन लोगों से करते थे। अपने विलेज में भी वो कहता था कि अगर तुम्हें सिटीज में काम चाहिए, तुम्हें अच्छी तनख्वाह चाहिए, तो तुम मुझे क्या दोगे? तो कहीं ना कहीं वो लोगों की लाइफ को कंट्रोल भी करता था जॉबर। ठीक है। तो आज हमने क्या किया कि इंडिया में फैक्ट्रीज कैसे आई, किसने इंडस्ट्रीज शुरू की, कैपिटल कहाँ से आया और वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे। आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बेटा जिनको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस चैप्टर की शुरू से वीडियोस देखेंगे, तो जाके उनको आज ये चैप्टर समझ क्लियर होगा। ठीक है बेटा? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।